मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर 4 चल रहा था, कानून की समझ। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था कि कानून क्या होता है, क्या कानून सब पर लागू होता है, क्या सभी पर समान रूप से कानून को लागू किया जा सकता है। तो हमने आपको इसमें बताया था कि कानून सभी के लिए, जो नागरिक होते हैं उनके लिए, सभी के लिए समान होता है और सभी को उसकी पालना करनी होती है। उसका उल्लंघन करने पर सभी के लिए समान दंड कर देने की व्यवस्था की गई है। दूसरा टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा कि नए कानून किस तरह से बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हमने आपको घरेलू हिंसा के संदर्भ में भी बहुत सारी चीज़ों को बताया कि घरेलू हिंसा क्या होती है और नए कानून में उन महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आज हम इसी लेसन का आखिरी पॉइंट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, वह है अलोकप्रिय तथा विवादास्पद कानून। आप सभी जानते हैं जो कानून बनाए जाते हैं उन्हें सभी को मानना होता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब संसद द्वारा कानून पारित किए जाते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देश के नागरिकों को या जनता को सही लगे और वह उसे पसंद करे। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पारित कर दिए जाते हैं लेकिन बहुत अलोकप्रिय साबित होते हैं। ठीक है, ऐसा होने पर क्या होता है, कानून संवैधानिक रूप से वैध होने पर भी कानूनी दृष्टि से तो सही होता है, लेकिन लोगों को वह अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि उनके पीछे उनकी नीयत बनाने वालों की ठीक नहीं है। इसीलिए वे लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाए गए कानून जो उन्हें अलोकप्रिय होते हैं उसकी आलोचना करते हैं, उनके खिलाफ हड़ताल करते हैं, जनसभाएं करते हैं, अखबारों में आलोचनाओं भरे लेख लिखते हैं और टीवी चैनल्स पर भी हमारे अनेक प्रकार के रिपोर्ट्स बनाकर भेजते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम आदमी नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले इन दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात इसकी खिलाफत कर सकते हैं। इनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, तो नामंजूरी और अलोकप्रियता जाहिर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी इस कानून को दोबारा विचार करने के लिए रखा जाना चाहिए और उसमें जो लोग चाहते हैं उसके अनुसार कुछ परिवर्तन भी करने चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल पर संबंधित विभिन्न नगरपालिकाओं ने कानून जो बनाया उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति फुटपाथ का ऊपर दुकान नहीं लगा सकता, फेरी नहीं लगा सकता। इसे गैर कानूनी कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह से अतिक्रमण करने से क्या होता है, गंदगी फैलती है, शोभा खत्म हो जाती है। और सार्वजनिक स्थलों को साफ़ सुथरा और खुला रखने के लिए कानून ज़रूरी है, इसलिए बनाया गया। तभी लोगों ने आसानी से, जगह होगी तो फुटपाथ पर लोग भी क्या होंगे, आसानी से चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाली आम जनता को, लाखों लोगों को उनकी ज़रूरत की वस्तुएं बहुत आसानी से सस्ती कीमत पर उनके नमाज स्थान पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर पहुँचाने में भी मदद करते हैं और उनकी रोजी रोटी यानी उनके रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा सहारा होता है। आज हमारे भारत में जहाँ बेरोज़गारी की बात करें तो ये फेरी वाले अपनी रोजी रोटी इसी से कमा कर खाते हैं। लिहाजा ये कानून अगर एक समूह की हिमायत करता है तो दूसरे समूह की क्या करता है, उपेक्षा करता है, तो उस पर विवाद खड़ा होगा, टकराव की स्थितियाँ पैदा होगी। जो लोग सोचते हैं कि कानून सही नहीं है तो वह इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में भी जा सकते हैं। यदि अदालत को लगता है कि ये कानून संविधान के विरुद्ध है तो उसको चाहिए कि वह जनता की मांग और उनके उठाई आवाज़ के अनुसार उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करे। हो सकता है कि वह पसंद नहीं आए तो वह उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका केवल संसद के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव करने से ही समाप्त नहीं हो जाती है। हमें इसके बाद भी अपने अखबारों से, अन्य संचार के संसाधनों से, माध्यमों से इस बात पर नज़र बनाते रहना चाहिए कि जो प्रतिनिधि संसद के अंदर सांसद बनाकर हमारे लिए हमने चुने हैं वे क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी उतने ही उत्साह से वे जुड़ेंगे, उतने ही संसद को अपने काम को सही ढंग करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी।
यहाँ पर एक बॉक्स में सब बताया गया है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो अगर वह कानून लोकप्रिय अलोकप्रिय है, दमनकारी कानून है, तो उसकी आलोचना की जा सकती है और उसके लिए संघर्ष किया जा सकता है। कक्षा 7 के अंदर आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी जो सभी सार्वजनिक स्थलों पर श्वेत नागरिकों और अमेरिकी अफ्रीकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था, यानी उनमें डिफरेंसेस करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर भी दोनों समुदायों के लिए अलग अलग जगह होती थी। रोजा पार्क्स का ये इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी जो उन्होंने किसी भी कानून की जो कि अलोकप्रिय था उसके ऊपर खिलाफत की। इसके बाद वहाँ नागरिकों ने अधिकार आंदोलन शुरू किए, जिसके फलस्वरूप 1964 के अंदर एक नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया और उस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव को गैर कानून घोषित कर दिया गया था। ऊपर जो आपका चित्र दिख रहा है उसमें रोजा पार्क्स जो हैं आपको बस में सफ़र करती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात वहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंदर काला हो चाहे गोरा हो या कोई भी धर्म या जाति या लिंग का व्यक्ति हो, किसी में भी कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो वह क्या है, गैर कानूनी। तो यहाँ इसमें ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी यह गैर कानूनी, कोई भी अलोकप्रिय कानून अगर किसी भी संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है जो लोगों के अहितकर होता है या लोगों के लिए जिसे लोग अपने हित के लिए नहीं समझते हैं, तो वह उसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं और सांसद को लगता है कि ये जनता के लिए उपयुक्त नहीं है तो समय पर उसका संशोधन कर सकते हैं या उसे रद्द भी कर सकते हैं। आइए, ये लेसन आज हमने पूरा कर लिया है। अब इसमें जो मुख्य शब्द जो आए हैं उनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पहला शब्द जो है वो है आलोचना। आलोचना क्या होती है, किसी भी चीज़ की क्रिटिसाइज़ करना, यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, उसमें कमियां निकालना या उसको अस्वीकार कर देना। यहाँ पर जो पार्ट है इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया गया सरकार के कामकाज पर नागरिकों के ओर से होने वाली आलोचना, यानी कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है और हमारे नागरिकों को जब पसंद नहीं आता है तो वह अपनी बात को आलोचना के माध्यम से उसके अंदर कमियां निकालते हैं और अस्वीकार करते हैं। दूसरा होता है विकास क्रम। सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को क्या कहा गया है, विकास क्रम। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर एक, विकास क्रम क्या होता है, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा गया। आमतौर पर ये शब्द किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है, पौधों, पशुओं की प्रजातियों के विकास के वर्णन के लिए। इस अध्याय में इसका मतलब है घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह का अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ, उसका विकास क्रम जो महिलाओं के लिए किया गया वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। राजद्रोह क्या होता है, जब सरकार को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ प्रतिरोध यानी विद्रोह पैदा हो रहा है तो वे क्या करती है, पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे ही क्या कहा जाता है, राजद्रोह। यानी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना क्या कहलाता है, राजद्रोह कहलाता है। ऐसी स्थिति में सरकार किसी की भी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं होती है, वह बिना सोचे समझे उठाकर व्यक्ति को क्या करती है, गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती है। जैसा कि 1870 में राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह को बड़ी व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा उन्होंने इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता ने इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारी की गिरफ्तारी से पहले वजह नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए क्या कर दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। एक होती है वर्ड जो आया है इसमें दमनकारी, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले ही कि अलोकप्रियता में कैसे दमनकारी अपने ऊपर दूसरों के लिए ऊपर ज़बरदस्ती देते हैं, इसलिए स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना क्या कहलाता है, दमनकारी। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करता है, उन्हें सभा करने, उनको अपनी बात रखने
उनके मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकता है तो इसे दमनकारी कानून कहा गया है। तो बच्चों ये चैप्टर है आज हमने पूरा किया है 4th चैप्टर। इसके कुछ प्रश्न हैं जो आप सभी देखें और करिए। जैसे कि आपसे पूछा गया है कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं। आपके चैप्टर के शुरू में ही बताया गया है कि कानून के शासन का मतलब क्या होता है। कानून के शासन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है। ये आपकी पृष्ठ संख्या 43 के 3rd पैराग्राफ में दिया गया है। ठीक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से देखकर लिखना है। ठीक है, फिर आता है आपको एक कानून का उल्लंघन करने की कोई घटना याद आती है तो उसका उदाहरण भी दें। जैसे आप देख लीजिए कि जैसे लाइट जो होती है रेड लाइट, उस पर कोई हेलमेट लगा कर नहीं जाता, कोई हेलमेट लगा कर जाता है तो व्यक्ति पुलिस वाले होते हैं वो किसी को तो छोड़ देते हैं और किसी को पकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति छोड़ कर चला जाता है वो अपने पापा का या कोई उसका सरकारी अफसर है उसकी फ़ोन पर बात करा देता है। तो ये क्या है, कानून तोड़ने पर सज़ा उसे भी मिलनी चाहिए ना और दूसरे को भी मिलनी चाहिए। लेकिन उसका रिश्तेदार कोई मान लीजिए पुलिस अफसर है या कुछ है तो वो उसके नाजायज़ फ़ायदा उठाकर क्या करता है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे उदाहरण आप इसमें दे सकते हैं। ठीक है ना। अगला है कि आपको पूछा है घरेलू हिंसा का नया कानून किस तरह बना, महिला संगठनों की प्रतिक्रिया। तो आपको पूरा मैंने कल जो चैप्टर में पढ़ाया था पेज नंबर 45 से लेके 46 पर आपको पूरा यहाँ पर बीच बीच में दिया गया है। घरेलू हिंसा क्या होती है, किस प्रकार से महिला मोर्चों ने इस पे खिलाफ आवाज़ उठाई, उसको आपको यहाँ पर समझाना है। और लिखा है इसके कारणों में से कोई 2 कारण भी देने हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा का नया कानून किस तरह बना, ये तो बताया। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था 2nd नंबर का। इतिहासकार दावा ठहराते हैं कि भारत में कानून शासन अंग्रेजों ने शुरू किया। इसके 2 कारण बताइए। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए पेज नंबर 44 के 2nd पैराग्राफ में एक कारण तो था औपनिवेशिक कानून मनमाने ढंग पर आधारित था और दूसरी वजह थी ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों की एक अहम भूमिका निभाई थी। तो आप ये जो है यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब बाकी मैंने शब्द संकल्प और सब कुछ पढ़ा है, आप ध्यान